पश्चिम एशिया और वैश्विक कूटनीति के मंच से इस वक्त सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसने पूरी दुनिया की मीडिया और रक्षा विशेषज्ञों को अचानक चौंका दिया है। जी हाँ, 5 महीने से जारी खूनी और विनाशकारी ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप ने ऐलान किया है कि इस युद्ध को समाप्त करने पर एक सहमति बनाई गई है। ट्रंप का दावा है कि पश्चिम एशिया के प्रमुख सहयोगी देशों और इजराइल के साथ मिलकर एक ऐसी रूपरेखा यानी आउटलाइन तैयार कर ली गई है जिससे ये जंग अब हमेशा हमेशा के लिए थम सकती है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि इस नई कूटनीतिक प्रगति को देखते हुए अमेरिका ने फिलहाल ईरान पर प्रस्तावित बड़े सैन्य हमलों को रोकने का फैसला किया है। तो आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कल तक ईरान पर महा हमला करने की धमकियां देने वाले ट्रंप अचानक शांति की भाषा बोलने लगे? सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के एक फोन कॉल ने ऐसा क्या असर दिखाया कि पेंटागन को अपने लड़ाकू विमान और मिसाइलें रोकनी पड़ी? और क्या इस समझौते में हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम तक की शर्तें तय हो चुकी हैं? आइए इस पूरे घटनाक्रम की एक एक परत को बारीकी से समझाते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत शनिवार शाम को होती है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत और बेहद महत्वपूर्ण पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि पश्चिम एशिया में अमेरिका के जितने भी प्रमुख सहयोगी देश हैं, उन्होंने ईरान के साथ चल रहे इस भीषण संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक समझौते की रूपरेखा पर सहमति बना ली है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में साफ साफ लिखा कि उन्होंने दुनिया के हित और एक सफल एवं समृद्ध ईरान के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए फिलहाल ईरान पर नए सैन्य हमले रद्द करने पर सहमति जताई है, बशर्ते बहुत जल्द एक औपचारिक समझौता अंतिम रूप ले सके। ट्रंप के इस बयान से साफ संकेत मिलता है कि अमेरिका अपने प्रस्तावित बड़े हवाई हमले और मिसाइल हमलों की योजना को ठंडे बस्ते में डाल चुका है। ट्रंप ने अपने बयान में इस भावी समझौते के 2 सबसे मुख्य बिंदुओं का खोलकर जिक्र किया। पहला बिंदु है हॉर्मुज स्ट्रेट, उसको तुरंत और पूरी तरह से खोलना। युद्ध के दौरान इस बेहद महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग पर बने खतरे की वजह से वैश्विक तेल आपूर्ति और जहाजरानी पर बहुत बड़ा असर पड़ा था। अमेरिका की पहली शर्त यही है कि ईरान इस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग में बिना किसी बाधा के जहाजों की आवाजाही तुरंत बहाल करे। दूसरी सबसे बड़ी शर्त यह है कि ईरान के परमाणु खतरे का पूर्ण अंत हो, यानी ईरान अपने परमाणु संवर्धन और हथियार निर्माण की क्षमताओं को पूरी तरह से रोकेगा, जिससे इस पूरे क्षेत्र पर मंडरा रहा परमाणु युद्ध का साया हमेशा के लिए खत्म हो सके। पश्चिम एशिया के किसी भी कूटनीतिक समझौते में सबसे बड़ा सवाल हमेशा इजराइल का होता है कि क्या इजराइल इस युद्ध विराम और समझौते की योजना से सहमत है। इस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दावों को पुख्ता करते हुए कहा कि इजराइल ने भी अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के साथ इस शांति समझौते को पूरा करने की स्पष्ट प्रतिबद्धता जताई है। ट्रंप का मानना है कि इस संयुक्त प्रयास से बीते 5 महीनों से चला आ रहा ये भीषण और खर्चीला संघर्ष अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाएगा। अब आइए उस पर्दे के पीछे की कहानी पर जिसने पूरे घटनाक्रम का रुख पलट दिया। शनिवार को ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और डी फैक्टो शासक मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर सीधी बातचीत की थी। दरअसल जब ट्रंप ने अपनी सेना को ईरान पर नए और बड़े पैमाने पर हमले करने के निर्देश दिए थे, तब रियाद में चिंता की लहर दौड़ गई थी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से बातचीत के दौरान सीधे तौर पर अपनी गंभीर आशंकाएं जताई और अमेरिकी राष्ट्रपति से पुरजोर अपील की कि वो इस लड़ाई को आगे ना बढ़ाए। सऊदी रणनीतिकारों को ये भली भांति अंदाजा था कि अगर अमेरिका ईरान के ऊर्जा ढांचे, तेल रिफाइनरियों या प्रमुख बुनियादी ढांचों पर बड़े पैमाने पर बमबारी करता है तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। तेहरान इसके जवाब में सीधे सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों के तेल और ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाएगा, जैसा कि अतीत में देखा जा चुका है। इससे पूरे खाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो सकती थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब इस पूरे युद्ध में पूरी तरह से तटस्थ था। इस सप्ताह की शुरुआत में ही सऊदी अरब ने इराक में मौजूद उन ठिकानों पर अमेरिका का गुप्त रूप से साथ दिया था जहां ईरान समर्थित मिलिशिया के हथियार और लॉजिस्टिक डिपो मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद रियाद कभी भी एक बड़े और अंतहीन युद्ध के पक्ष में नहीं था। सऊदी अरब की पहली प्राथमिकता हमेशा से यही थी कि विवाद का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकाला जाए। इस रणनीतिक योजना के तहत क्राउन प्रिंस के भाई और सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान बुधवार को अचानक वॉशिंगटन पहुंचे थे। वॉशिंगटन में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से अलग अलग उच्च स्तरीय मुलाकातें की थी। इन बैठकों में सऊदी अरब ने अमेरिका के सामने अपनी चिंताएं रखी और ईरान से निपटने के लिए एक शांत और संतुलित रणनीति अपनाने पर जोर दिया। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को एक साथ जोड़कर देखें तो ये बात साफ हो जाती है कि 5 महीने पुराने इस युद्ध में एक बहुत बड़ा कूटनीतिक मोड़ आ चुका है।
अमेरिका का सैन्य बल प्रयोग का रुख अब वार्ता की मेज पर स्थानांतरित होता दिख रहा है। हालांकि अभी ये देखना बाकी होगा कि तेहरान की तरफ से इस प्रस्तावित समझौते और ट्रंप के दावों पर आधिकारिक रूप से क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या ईरान हॉर्मुज जलनब्रु मध्य को पूरी तरह खोलने और अपने परमाणु कार्यक्रम पर कड़े प्रतिबंध स्वीकार करने के लिए तैयार होगा, या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी युद्ध विराम साबित होगा। लेकिन फिलहाल के लिए वैश्विक बाजारों और शांति की उम्मीद करने वाली दुनिया के लिए ये खबर एक बड़ी राहत लेकर आई है। ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का 9वां दिन भारत के लिए बेहद यादगार साबित हुआ। भारतीय खिलाड़ियों ने अलग अलग स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 16 पदक जीते। सबसे अधिक सफलता मुक्केबाजी में मिली, जहां भारतीय मुक्केबाजों ने 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल किए। एथलेटिक्स और जूडो में भी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर भारत की पदक संख्या में शानदार बढ़ोतरी की। अब अंक तालिका में भारत कुल 39 मेडल्स के साथ चौथे पायदान पर है। भारत के नाम अब तक कुल 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी सफलता मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग से आई। प्रीति पवार, जैस्मिन, साक्षी चौधरी, अरुंधति चौधरी, प्रिया, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबले जीतकर स्वर्ण पदक हासिल किए। वहीं जादूमणि सिंह, लवलीना और नरेंद्र बेरवाल को रजत पदक मिला। इस तरह भारत ने बॉक्सिंग अभियान 7 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल्स के साथ समाप्त किया। आपको बता दें, एथलेटिक्स में भी भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद उम्दा रहा। पैरा शॉट पुल में सोमन राणा ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि शुभम जुयाल ने रजत पदक अपने नाम किया। पुरुषों की तिहरी कूद में प्रवीण चित्रवाल ने रजत और स्लेवा प्रभु ने कांस्य पदक हासिल किया। कुलवीर सिंह ने 5000 मीटर दौड़ में कांस्य जीतकर नया इतिहास रच दिया। इसके अलावा जूडो में भी भारत के नाम एक पदक रहा। जूडो में उन्नति शर्मा ने महिला 63 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर भारत की झोली में एक और सफलता डाली। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की स्काई को केवल 1 मिनट तक 7 सेकंड में इम्पोन से हराकर मुकाबला अपने नाम किया। ये जीत भारत के लिए दिन की अहम उपलब्धि में शामिल रही। एक ही दिन में 16 पदक जीतने के बाद भारत की कुल पदक संख्या में बड़ा इजाफा हुआ। मुक्केबाजी, एथलेटिक्स और जूडो में खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन ने साबित किया कि भारतीय दल कई खेलों में लगातार मजबूत हो रहा है। ग्लासगो में मिला ये प्रदर्शन आगे के मुकाबले के लिए भी भारतीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाने वाला माना जा रहा है। प्रीति पवार हो, प्रवीण चित्रवाल हो, हर कोई पदक जीतने के बाद बहुत ज्यादा खुश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन लोगों ने पदक जीता तो इनके घरों में खुशी का माहौल देखने को मिला। अरुंधति ने जब पद जीता तो उनके घर में खुशी का ठिकाना नहीं था। उनके घर में इतनी ज्यादा खुशी मनाई गई। तो कुल मिलाकर भारत की झोली में अब गोल्ड और सिल्वर आ चुके हैं और अब लोग काफी ज्यादा खुश हैं। बॉलीवुड सिनेमा और बॉक्स ऑफिस की दुनिया से एक बेहद दिलचस्प और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। बात हो रही है अजय देवगन और निर्देशक इंद्र कुमार की बहुत चर्चित कॉमेडी फ्रेंचाइजी की एक नई पेशकश धमाल 4 की। जब सब मान चुके थे कि सिनेमा घरों में ये फिल्म अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, तभी इस कॉमेडी ड्रामा ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने ट्रेड एनालिटिक्स से लेकर आम दर्शकों तक हर किसी को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। रिलीज के 23वें दिन, जी हां, अपने चौथे हफ्ते में कदम रख चुकी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा अचानक और धमाकेदार कमबैक किया जिसे देखकर इंडस्ट्री के बड़े बड़े पंडित भी हैरान रह गए। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो बॉक्स ऑफिस का माहौल धमाल 4 के लिए थोड़ा ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा था। सिनेमाघरों में नई और बड़ी फिल्मों की एंट्री हो चुकी थी। एक तरफ जहां हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अपने नाम का डंका बजा रही थी, वहीं दूसरी तरफ साउथ सिनेमा की बहुत चर्चित फिल्म जन नायकन भी दर्शकों को अपनी तरफ खींचने में पूरी तरह से कामयाब हो रही थी। इन दोनों बड़ी फिल्मों के आते ही अजय देवगन की धमाल 4 की स्क्रीन काउंट घट गई और कमाई की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। फिल्म का दैनिक कलेक्शन गिरकर 1 करोड़ रुपए के आंकड़े से भी नीचे चला गया था। ऐसे में ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना था कि अब ये फिल्म चुपचाप सिनेमाघरों से विदा ले लेगी और OTT रिलीज की तरफ कदम बढ़ाएगी। लेकिन जैसा कि इस फिल्म का नाम है धमाल, ठीक वैसा ही धमाल इसने अपने चौथे शनिवार यानी 23वें दिन कर दिखाया। जब उम्मीदें सबसे कम थी, तभी वीकेंड के मौके पर दर्शकों की भीड़ अचानक फिर से थिएटर्स का रुख करने लगी। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 23वें दिन धमाल 4 ने
डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1.60 करोड़ रुपए का शानदार और चौंकाने वाला कारोबार किया। अब आप सोच रहे होंगे कि 1.5-2 करोड़ का आंकड़ा इतना खास क्यों है, तो आपको ये भी बता दें कि चौथे हफ्ते में वो भी 2 बड़ी प्रतिद्वंदी फिल्मों की भारी मौजूदगी के बीच, जब कोई फिल्म अपने कलेक्शन को अचानक 100% से ज्यादा का उछाल देकर 1.60 करोड़ तक ले जाती है, तो इसे सिनेमा की भाषा में एक मास्टर स्ट्रोक कमबैक कहा जाता है। इस नए उछाल के साथ ही धमाल 4 का टोटल घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब 170 करोड़ के आसपास के माइलस्टोन तक पहुंच गया है। शुरुआती 2 हफ्तों में तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी एक छत्र हुकूमत जमाई ही थी, लेकिन तीसरे हफ्ते की सुस्ती के बाद चौथे वीकेंड पर हुआ ये कमबैक साबित करता है कि फिल्म की माउथ पब्लिसिटी और इंद्र कुमार का निर्देशन अब भी लोगों को सिनेमा घरों तक खींच रहा है। फिल्म विश्लेषकों का अनुमान है कि रविवार का दिन बीतते बीतते ये फिल्म बड़ी ही आसानी से 170 करोड़ रुपए की जादुई आंकड़े को पार कर जाएगी। सोचिए, एक तरफ जहां स्पाइडरमैन का जादू बच्चों और युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है और जन नायकन का क्रेज साउथ से लेकर नॉर्थ तक बना हुआ है, उनके बीच से अगर अजय देवगन की ये कॉमेडी फिल्म करीब 2 करोड़ का बिजनेस निकाल लेती है तो ये वाकई काबिले तारीफ है। ये आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि भारतीय दर्शक अब भी साफ सुथरी और भरपूर फैमिली एंटरटेनर फिल्मों के लिए थिएटर्स जाने से कतराते नहीं हैं। धमाल 4 ने यह साबित कर दिया है कि अगर फिल्म में हंसी का डोज सही हो तो हॉलीवुड का तूफान हो या साउथ की आंधी, हर तूफान के बीच में अपनी जगह बनाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर धमाल 4 की बॉक्स ऑफिस कहानी इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां फिल्म ने अपनी कमाई की रफ्तार को एक बार फिर से बढ़ाकर ट्रेड को चौंका दिया है। चौथे हफ्ते में 1.60 करोड़ के आसपास का कलेक्शन और 170 करोड़ के करीब पहुंच चुका कुल कारोबार ये बताने के लिए काफी है कि दर्शकों के बीच फिल्म की पकड़ अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले रविवार और कुछ दिनों में धमाल 4 170 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद 180 करोड़ की तरफ भी अपनी रफ्तार बनाए रख पाएगी, और अगर वीकेंड के बाद भी फिल्म की कमाई में ज्यादा गिरावट नहीं आती तो क्या 200 करोड़ का सपना भी देखा जा सकता है। हालांकि सामने स्पाइडरमैन, ब्रांड न्यू डे और जन नायकन जैसी बड़ी फिल्मों की चुनौती जरूर है, लेकिन धमाल 4 ने जिस तरह चौथे हफ्ते में वापसी की है उससे इतना तो साफ है कि फिल्म अभी बॉक्स ऑफिस की रेस से बाहर नहीं हुई। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अजय देवगन की ये कॉमेडी फिल्म अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते कितने करोड़ का आंकड़ा छू पाती है, और क्या ये धमाल वाकई बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का सबसे बड़ा धमाका कर पाती है या नहीं। फिलहाल फिल्म की कमाई पर नजरें बनी हुई हैं और हर दिन एक साथ इसकी कहानी और भी दिलचस्प होती जा रही है। तो आपको क्या लगता है, धमाल 4 180 करोड़ तक पहुंचेगी, 200 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी, या फिर 170 करोड़ के आसपास इसका सफर थम जाएगा? आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, और बॉलीवुड से जुड़ी हर एक अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में पाकिस्तान की सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन लीग यानी JAAC के बैनर तले हजारों लोग विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालिया रैली में संगठन के नेता सरदार अमन खान ने पाकिस्तानी सेना की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सेना को अपनी लोकप्रियता पर भरोसा है तो उसे वर्दी छोड़कर आम जनता के बीच आना चाहिए। इस बयान के बाद आंदोलन एक बार फिर चर्चा में आ गया है। रावलकोट के फारूक आजम चौक पर आयोजित रैली को संबोधित करते हुए सरदार अमन खान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में नागरिक मांगों पर सेना का प्रभाव बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थानों को स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर मिलना चाहिए। उनके अनुसार देश के कई हिस्सों में लोग अपनी बुनियादी जरूरतों और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पीओके के लोगों को अपने प्रशासन और राजनीतिक व्यवस्था में पर्याप्त भागीदारी नहीं मिल रही है। उनका आरोप है कि क्षेत्र के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में स्थानीय लोगों की भूमिका सीमित है। आंदोलनकारी स्थानीय शासन, पारदर्शी चुनाव और प्रशासनिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये आंदोलन पहले बिजली दरों के मुद्दों से शुरू हुआ था, लेकिन अब इसमें कई राजनीतिक और सामाजिक मांगे भी जुड़ गई है। रैली के दौरान सरदार अमन खान ने पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और न्याय व्यवस्था की भी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि आम नागरिकों पर कर का बोझ बढ़ रहा है, जबकि सत्ता और प्रभावशाली वर्ग को इसका अधिक लाभ मिलता है। उन्होंने न्यायिक व्यवस्था की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए और कहा कि आम लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता।
पाकिस्तान सरकार और सेना की ओर से पहले भी JAAC को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। सरकार ने संगठन के कुछ आरोपों को और गतिविधियों को खारिज किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आंदोलन के दौरान हिंसा और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कई लोगों की मौत होने के दावे भी सामने आए हैं। हालांकि इन दावों को लेकर अलग अलग स्रोतों में अलग अलग आंकड़े बताए गए हैं और उनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान के हालात इस वक्त काफी ज्यादा खराब है। पाकिस्तान कई मोर्चों से गृह युद्ध के साए में जी रहा है। एक तरफ POK में लगातार पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी है, वहीं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से भी खबरें कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। हर तरफ पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है। पाकिस्तान इस वक्त वो देश बन चुका है जो ना इधर का रहा है ना उधर का, ना घर का ना घाट का, ना खाने को खाना है और ना ही अपनी आवाम को देने को सुख चैन। तो अब पाकिस्तान में प्रोटेस्ट जारी है और POK में लगातार ये प्रोटेस्ट भड़कता जा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।